हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक और ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं जीके के मतलब बोला जाए तो ये आपकी नई सीरीज स्टार्टिंग हो रही है जिसका नाम होगा बायोलॉजी स्पेशल, जिसमें आपको मैं टॉप 20 बायो के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और वो भी बिल्कुल बेसिक स्तर से, और आपको एक एक बिल्कुल स्पष्ट करता हुआ बताऊँगा। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, लिनियस और अरस्तु। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर बोला गया है जीव विज्ञान का पिता, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार क्या है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ नंबर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाना है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोशिका की जहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है कोशिका का, जिसमें शक्ति पूरी कोशिका की होती है, उसको बोलते हैं मेन पॉइंट या बोला जाता है शक्ति केंद्र। तो वो जो कोशिका का शक्ति केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है या बोला जाए तो किसे कहते हैं शक्ति केंद्र। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर फोर्थ नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर किस कोशिकांग को आत्महत्या की शैली कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला गया किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी कोशिका का अंग होता है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं राइबोसोम, उसके बाद दिया गया है लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोला जाता है कोशिकांग की आत्महत्या की थैली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। अब यहाँ पर बोला गया है डीएनए के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बता देते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। मतलब सबसे पहले डीएनए की जो इस तरीके की श्रृंखला होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डीएनए की श्रृंखला पूरी बनी होती है। तो इस श्रृंखला का सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि वाटसन एवं क्रिक ने या फिर रॉबर्ट हुक ने या ग्रेगर मेंडर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। ये जो दो भाई थे या बोला जाए तो वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सिक्स नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। क्या बोला गया कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। मतलब जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, मेन वर्क उसका क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बोला जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपका राइट आंसर हो जाना है डी नंबर, मतलब आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए जो होता है उसका मेन प्रोसेस यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक क्रियाओं को बढ़ाते रहना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 7 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर
आरएनए पाया जाता है। मतलब क्या है कि आरएनए, अब देखिए एक हमने बताया था आपको अभी डीएनए, अब मैं बता देता हूँ आपको आरएनए के बारे में। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये भी एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है लेकिन डीएनए से भिन्न होता है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको पता हो गया कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब बोला गया कि आरएनए पाया किस में जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आरएनए किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या फिर राइबोसोम में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति में। ठीक है, आरएनए जो होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 8 नंबर, बोला जा रहा है आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। मतलब क्या है कि आनुवंशिकी के पिता या खोजकर्ता किसे कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो आनुवंशिकी जो होता है, हमने आपको अभी बताया था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रियाएं आपकी बढ़ती रहती हैं उसको बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले अपने अपने दिमाग में सोच लीजिए ज़रा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मेंडल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मेंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल जो थे एक वैज्ञानिक थे और उन्हें ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 9 नंबर, बोला जा रहा है मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको देख करके बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो कि आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आते हैं। देखिए पहला आपको बोला गया वर्णांधता, तो आपको बता देते हैं वर्णांधता जो होता है वो आपका इस कैटेगरी में आता है, आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में। क्यों आता है? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है और ये आँख से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें वर्णों का मतलब क्या हुआ, कलर का कोई भेद नहीं पता होता है, उसको बोलते हैं वर्णांधता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो यहाँ बोला गया हीमोफीलिया, तो आपको बता देते हैं हीमोफीलिया भी आपका इसी तरीके से कार्य करता है और वो भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ दिया गया है टर्नर सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन में, तो बोला जा रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है इनमें से सभी, क्योंकि जितने भी ऊपर के दिए गए हैं इनमें से सभी के सभी आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 10th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है। मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर आप पहले सोच लीजिए, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या फिर हरगोविंद खुराना। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ पर चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 11th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। अब देखिए थोड़ा समझिए आप इस बात को। मेंडल जो थे, आपको अभी हमने ऊपर बताया कि मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी, या आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं वो। तो यहाँ पर बोला गया कि मेंडल ने जो आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे तो वो किस पौधे पर किए थे, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम किसी पौधे पर किए थे, उसके बाद उन्होंने किसी मनुष्य के लिए ट्राई किया था। तो सबसे पहले उन्होंने किस पौधे पर इसका प्रयोग किया था, ये यहाँ पर बोला गया। अब देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं मटर, डहेलिया, सरसों या फिर गेहूँ। तो इनमें से किस पौधे पर आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर। किस पर किया गया था? मटर पर किया गया था। मटर का पौधा लिया गया था और उस पर आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किए गए थे, उसके बाद उन्होंने अपना कोई भी सिद्धांत लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे संघ होते हैं जिसके जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ।
क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ एक ऐसा संघ होता है जिसके जो भी जंतु होते हैं उनके जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु उनको बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है स्क्रीन पर 13 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। क्या बोला गया कि मेढक जो होता है उसमें श्वसन किस अंग द्वारा होता है, श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं त्वचा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर त्वचा पहला ऑप्शन है, तो आपको बता देते हैं कि मेढक जो होता है वो त्वचा से भी श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट बोला गया कलमों, तो कलमों के द्वारा भी वो करता है, और फेफड़ों, तो फेफड़ों के द्वारा भी वो श्वसन क्रिया को करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, क्योंकि मेढक जो होता है उसमें श्वसन किस अंग द्वारा होता है, तो त्वचा, कलमों और फेफड़ों तीनों के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 14 नंबर। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है। क्या बोला गया, मेढक किस वर्ग का जंतु है। अब यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, सरीसृप, एम्फीबिया, आस्टिकथीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्फीबिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, एम्फीबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए 15 नंबर में आपसे बोला गया कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। क्या बोला गया, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं नाक, त्वचा, गिल या फिर मुंह। अब आपको बता देते हैं गिल, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गिल का मतलब होता है गलफड़े। तो यहाँ पर मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, गिल से सांस लेती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 16 नंबर। 16 नंबर से बढ़ने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ये जो पूरा पीडीएफ है, आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उसमें आप क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली के डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चनों को वेरीफाई करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वहाँ से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं ये सभी क्वेश्चंस जो भी टॉप 20 की सीरीज़ चल रही है, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आगे आते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर बोला जा रहा है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। क्या बोला गया, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या फिर ब्लू व्हेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, क्योंकि ब्लू व्हेल जो होती है वो भी एक प्रकार की स्तनधारी जीव होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। आपको बोला गया विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी होता है जिसको विश्व का सबसे छोटा पक्षी बोला जाता है, और इसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है 18 नंबर। बोला जा रहा है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक मानव जो है उसको जंतुओं के कौन से ऐसा वर्ग है जिसमें रखा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राइमेट्स। किस में रखा गया है, प्राइमेट्स में आधुनिक मानव को रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर कि व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है। तो व्हेल मछली जो होती है उसमें श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में है कि व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि मछलियों में तो गिल से होता है, तो यहाँ पर भी गिल से होगा आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि व्हेल मछली जो होती है उसमें श्वसन क्रिया की जो भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। मेन उनकी श्वसन क्रिया किससे होती है, फेफड़ों से होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान समझिएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको बता देते हैं कि कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं पर से समाप्त होते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे और इसका PDF जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आगे भी GK की, साइंस की और भी ज़्यादा स्टैटिक करंट वगैरह, स्टैटिक GK वगैरह की सारी सीरीज़ आने वाली हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय।